वक्त सुकून से गुजर रहा था कि अचानक उस पर सुकून झील में किसी ने पत्थर मार दिया। हवा ये कि इन्हीं दिनों मेरा कज़न मुराद हमारे घर आकर रहने लगा। उनके गांव में स्कूल मेट्रिक तक था, कॉलेज में दाखिला लेने के लिए शहर जाना पड़ता था, जबकि हमारे शहर में ये मसला न था। यही वजह थी कि मुराद पढ़ने के लिए हमारे शहर आ गया, क्योंकि मुराद के अबू ने मेरे अबू से दरख्वास्त की थी। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। मैं उसकी इज्जत करती थी। इसे हमारे घर में एक अलग कमरा दे दिया गया, जहां वे हुमा वक्त अपने कोर्स की किताबें पढ़ता रहता था। वो किसी से बला ज़रूरत बात नहीं करता था, ना ही हमारे फैमिली में घल मिलकर रहता था। एफएससी में उसके बहुत अच्छे नंबर आए और उसे मेडिकल में दाखिला मिल गया। उन दिनों में भी मेट्रिक में पहुंच गई थी। इस तमाम उर्से में कभी मुराद ने मुझसे इस खुद बात नहीं की। अगर मैं कोई बात पूछती तो मुख्तसर जवाब मिल जाता। मुझे बड़ी हसरत थी कि ये शख्स कभी खुद से मुझसे बात करे। मेहमान तो 1-2 दिन का होता है, जबकि उसे आए 2 बरस हो चुके थे। वो अभी तक मेरे लिए अजनबी था। फिर खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली। उस दिन के बाद मुराद मुझे अपना अपना सा दिखाई देने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपनायत की चमक देख ली थी, मगर वो इस वजह से चुप था कि पहल वो करे। जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। जब मैंने मेट्रिक का इम्तिहान पास किया तो सब घर वालों ने मुझे मुबारकबाद दी। तब मुराद ने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाकर कहा कि अपने कमरे में जाकर खोलना। अपने कमरे में आकर मैंने लिफाफा खोला। उसमें प्राइज बांड और एक खत भी था। इसमें मुबारकबाद के खूबसूरत अल्फाज तहरीर थे कि मेरे हवास जाते रहे। मैं सोच भी न सकती थी कि मुराद मुझे अपना सब कुछ समझते हैं। ये तहफा पाकर मैं बहुत खुश हुई। अब हम सबकी नज़रें चराकर एक दूसरे को देख लेते थे और कभी मौका पाकर मैं उसके कमरे की तरफ चली जाती थी। तब हम काफ़ी सारी बातें करते। मुझे ये इकरार है कि जब तक मैं और मुराद एक दूसरे से बेनियाज थे, घर में भी अमन रहा और हमारी रूहें भी पुरस्कून थीं। अब हर वक्त खटका सा लगा रहा था कि हमें कोई कुछ कह ना दे, अम्मी बात करने से न रोक दें, मुराद को ही कोई शवारी पेश ना आ जाए। एक दिन मैंने उससे कहा कि आखिर कब तक यूं हम खौफ के साए में जिंदा रहेंगे? अगर घर में किसी को पता चल गया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बेहतर है कि तुम घर जाकर अपनी अम्मी से बात करो, ताकि वो आकर मेरे अम्मी अबू से रिश्ता मांगें और फिर हम एक हो जाएं। मुराद ने कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं कल ही अपने गांव जाऊंगा और अम्मी जान को मना कर लाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। मुराद घर चला गया। इसने कहा था कि मैं 2 दिन बाद अम्मी को लेकर आ जाऊंगा और ये जमा का दिन होगा। मैं इस दिन बहुत खुश थी और अपनी तकदीर उसकी राह देख रही थी, मगर किस्मत हमारे साथ कुछ और ही करने वाली थी। जब मुराद ने अपनी माँ के सामने बात रखी तो वो खुश होने की बजाय बरहम हो गई, क्योंकि वो उसकी शादी कहीं और करना चाहती थी। माँ ने उसको बहुत समझाया। जब मुराद ने एक न सुनी तो वो झगड़ पड़े कि मैं हरगिज़ ज़ैबा से तेरा रिश्ता न होने दूंगी। मुराद दिल बर्दाश्ता होकर वापस आ गया। मैं मंतज़र थी कि वो खुश आएगा, लेकिन वो मुरझाया हुआ था। अम्मी ने भी महसूस कर लिया कि कोई बात ज़रूर है। तब वजह पूछी तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है बच्ची जान, बस मेरी तबीयत खराब है, और बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया। मैं बेकरार थी, चाय के बहाने उसके कमरे में गई और पूछा कि अम्मी जान को नहीं लाए? वो नहीं आएंगी। वो मेरी शादी अपनी खाला की बेटी से करना चाहती हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तब उसने कहा कि ज़ेबा तुम रोती ना, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी, तुमको मुझसे कोई जदा नहीं कर सकता। ये कहते हुए मुराद की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोई और सोचा कि अगर अबू मुराद को अपने घर न ठहराते तो ये सूरत हाल पैदा न होती और मैं भी इतने दुख से दो चार न होती। मैं पहले कितनी लगन और शौक से कॉलेज की पढ़ाई में लगी हुई थी, किसी बात की परवाह न थी, और अब किताबें बेजान पत्थर मालूम होती थीं जिनको उठाने से मेरे हाथ टूटते थे। ऐ काश मैं उस चक्र में पढ़ने के बजाय अपनी तालीम में ही गम रहती, तो यूं मेरे कलीजे में फानस न लगती। ये वो देमक थी जो चुपके चुपके मेरे वजूद को चाट रही थी, और मैं कोई अच्छा काम करने की बजाय घल घल कर खत्म हो रही थी। मुझसे भी ज्यादा नुकसान मुराद का हुआ। मुझे अपनाने की फिक्र में उसकी तालीम मुतासिर हुई। वो मेडिकल का तालिब इल्म था। मेहनत और तालीम से ही उसका मुस्तकबल वाबस्ता था। उसे यकसुई की ज्यादा ज़रूरत थी।
वो घर वापस नहीं जा सकता था। मेडिकल कॉलेज हमारे शहर में था। वो हॉस्टल में नहीं रह सकता था कि इतने वसाइल न थे। हमारे घर रहने से उसके तालीमी अखराजात निस्फ से भी कम रह जाते थे। मुराद इम्मी की खालाजाद बहन का बेटा था, जबकि उसके अबू मेरे वालिद साहब के रिश्ते में दौर के कज़न थे। हमारा उनसे दोनों तरफ का रिश्ता था। अम्मी जान का ख्याल शायद ये हो कि अगर मुराद पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तो ये लोग एहसानमंद होंगे। मुमकिन है मुराद के घर वाले ज़ेबा का रिश्ता मांग लें, लेकिन इंसान जो सोचता है वो नहीं होता। लोग भी वैसे नहीं होते जैसे वो नज़र आते हैं। हम किसी के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं और वो किसी और तरह का निकलता है। ऐसा ही अंदाज़ा मेरे वालिदीन ने मुराद के वालिदीन के बारे में लगाया हो। वो हमारे घर आए और मेरे वालिदीन से कहा कि हमारा बेटा आपके घर रहता है, इसलिए आप लोग हम पर एहसान जता रहे हैं और अपनी बेटी हमारे सर डाल रहे हैं। अपनी बेटी को संभाल कर रखिए। अम्मी इस तौहीन पर आबदीदा हो गई। वालिद साहब शरीफ और मुनकसिर मिजाज आदमी थे। बजाय उनसे सख्ती से पेश आने के उन्होंने अल्टा मुआफ़ी मांगी कि हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। आप खातिर जमा रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल वो लोग अपने दिल की भड़ास निकाल कर चले गए, मगर मेरे वालिदीन को इन देशों के सुपुर्द कर गए। उनके जाने के बाद अबू ने मुझे बुलाया और कहा कि हर बात सच बता दो, क्या हुआ है। मैंने सच सच अबू को बता दिया कि मेरे कहने पर मुराद अपनी उम्मी को लेने गाँव गया था और वहाँ रिश्ते की बात पर उसका अपनी माँ से इख्तिलाफ हो गया तो वो घर से रूठ कर आ गया। अब तमाम सूरत हाल मेरे वालिदैन पर वाज़ेह हो गई। अबू ने मुझे बारा भला कहा न डांटा, बल्कि बहुत आराम से समझाया कि बात अभी बढ़ी नहीं है, तुम खुद को संभाल लो और अपने इरादे से बाज आ जाओ। हमारी इज्जत को यूं ना अच्छा लो। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की बजाय अपनी पगड़ी मेरे पाँव पर रख दी। इस बात से मैं सर से पाँव तक कांप गई। मैंने कहा, अबू जान, मैं आपकी इज्जत प्यारी है, मैं आपका कहा मानने के लिए तैयार हूँ। अबू ने मुझे गले से लगा लिया और मुराद को भी समझाया कि अपने वालिदैन का कहा मान लो। मुराद ने अबू का कहना मान लिया और जाने की तैयारी करने लगा। तब मैंने आखिरी बार उससे बात की। वो रो रहा था और मैंने उसे तसल्ली दी कि जो होना था हो चुका। अब सब्र करो और अपने वालिदैन का कहा मान लो। इस तरह मुराद रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैं उसके कमरे में बैठकर बहुत रोई और फिर उस कमरे को बंद कर दिया, जैसे मैं अपने दिल की कोठरी में उसकी यादों को कैद कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका निकाह उसकी खाला की बेटी शैबा के साथ हो गया है। जिस दिन लड्डू आए मेरे दिल को ठेस लगी। मैं बीमार हो गई और अस्पताल दाखिल होना पड़ा। इत्तेफाक से इसी वार्ड में मेडिकल के कुछ तालिब इल्म अपने प्रोफेसर के साथ आए हुए थे। मुराद ने मुझे देख लिया। वो मेरे पास आया, मेरी बहुत देखभाल की और मैं ठीक हो गई। घर आकर मैं दोबारा उस दुख में डूब गई। एक दिन मुराद अचानक घर आया और कहा कि मैं तुम्हें इस दुख से बचा सकता हूँ। मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लेता हूँ। ये सुनकर मैं और परेशान हो गई और मैंने उसे समझाया कि शादी कोई खेल नहीं है, तुम्हें अपना निकाह निभाना चाहिए। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। आखिर मैंने उससे वादा लिया कि वो अब मुझसे छिपकर नहीं मिलेगा। उसने ये बात मान ली और चला गया। उसके बाद वो दोबारा हमारे घर न आया और मैंने भी उसे भुलाने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और कई साल गुजर गए और मैं बेरहम वक्त के साथ चलती रही।